विश्व में बहुत सारे देश हैं। सभी देश अपने अपनी नीतियों से अपने अपने पॉलिसियों के आधार पर चलती हैं। अब उन सभी देशों में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, वो सब कहीं ना कहीं उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जब सभी इकोनॉमीज को हम एक ग्रुप में बांटते हैं तो किसी भी इकोनॉमी में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसके उस पैटर्न को बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर उस देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी होती है। तो ये आर्थिक प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या विशेषता हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है अगर हमें अर्थव्यवस्था को जानना है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे चलती हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, या अर्थव्यवस्था के जो वर्ग है जिसको हम आर्थिक प्रणालियां कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन सब चीज को हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आर्थिक प्रणाली कहते हैं, उससे पहले एक अर्ज है शेर, क्यों जलते हो आप मेरी कामयाबी देखकर, क्यों जलते हो आप मेरी कामयाबी देखकर, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, क्या होगा उस दिन आपका जब आप हमारी उड़ान देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उड़ने की। आर्थिक प्रणाली क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण किया जाता है। मतलब किसी समाज या देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए बनाए गए नियमों और तरीकों का एक ढांचा आर्थिक प्रणाली, जहां पर सभी नियम कानून होते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं कैसी पूर्ण होती है। यह प्रणाली निर्धारित करती है कि संसाधन कैसे आवंटित किए जाते हैं, क्या उत्पादन किया जाता है और ये कैसे उत्पादन किया जाता है। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणालियां। और इसी को अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बेटा? 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती है, इकोनॉमिक सिस्टम। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अर्थव्यवस्था से बेटा? बाजार अर्थव्यवस्था। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और यह मिश्रित है जो कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी, उन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, दोनों के गुण पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब इनको डिटेल से समझना है क्या है और कौन से देश में कौन सी अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है हमसे एग्जाम में। तो यहां पर सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मतलब जहां पर पूंजीवाद कैपिटलिस्ट को बढ़ाया जाता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर केवल पूंजीपतियों का यानी कि निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन के संसाधन हैं, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब कुछ लोगों के हाथों में होती हैं, जिनको हम निजी व्यक्ति कहते हैं, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं। मतलब सब कुछ किसके हाथ में होता है? निजी व्यक्तियों के हाथ में, प्राइवेट ओनरशिप में होता है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, वो सब का निर्धारण जो है बाजार के द्वारा कहते हैं। इसलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना? लाभ कमाना। यहाँ पर सामाजिक हित को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्यतः लाभार्जन के लिए होता है और उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर किसी प्रकार की सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। समस्त गतिविधियां निजी स्वामित्व में होता है और निजी प्रारूप में होता है। समस्त आर्थिक गतिविधियां जो पूंजीवाद के अंतर्गत संपन्न होती है। कीमत का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। तो इस बाजार की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली विशेषता है पूंजी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, जो भी साधन है, चाहे पैसा हो, इक्विपमेंट्स हो, ये सभी रिसोर्स जो है केवल और केवल कुछ ही हाथों में होता है, निजी स्वामित्व के अंतर्गत और उत्पादकों के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है।
स्वतंत्र निर्णय होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। किसको उत्पादन करना है, क्या उत्पादन, वो सब डिसीजन खुद लेते हैं। प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर सब लोग फ्री होकर काम करते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे के साथ कम्पीट होता है। एक ही चीज़ के बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे उत्पादक होते हैं, सब मिलकर कंपटीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, दे वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और समस्त निर्णय कीमत तंत्र के द्वारा होता है, यानी कि वस्तु की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। मांग ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी, मांग कम है कीमत घट जाएगी। तो ये इस बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बाजार अर्थव्यवस्था नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम जो है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादन क्रियाएं, समस्त आर्थिक गतिविधियां, अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों पर केंद्र का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है। और इस अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियां समाज के हित के लिए किया जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखता है। अर्थव्यवस्था के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्य, आर्थिक गतिविधियां की जाती है। उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इन सब चीज़ों का निर्धारण केंद्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है कौन कौन से देश? अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, फ्रांस है। ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उदाहरण है, प्रमुख देश है। लेकिन जैसे ही हम जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर सभी क्रियाकलाप सरकार के अंडर में होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया हो गया। ये सभी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों को सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। समस्त क्रियाएं सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर उत्पादन के साधन स्वामित्व सरकार के हाथों में, पूरी तरीके से सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब कुछ सरकार करती हैं। सरकार ही समस्त आर्थिक निर्णय लेती हैं। प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि सब एकाधिकार होता है सरकार का। यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, सामाजिक हित लेना। यहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण नियोजन तंत्र के द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्लानिंग होती है, सरकार इसके लिए योजना लेके आती है, उसके आधार पर समस्त आर्थिक गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ना ही पूंजीवाद है पूरी तरीके से, ना ही समाजवाद है। दोनों ही के ही गुण इस बाजार में, इस अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर उत्पादन और रेगुलेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही चलते हैं। मतलब ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर निजी स्वामित्व और जहाँ पर समाज का स्वामित्व दोनों ही साथ साथ चलते हैं, दोनों ही पैरेलल वे में काम करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिमम एशियन कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है, जहां पर निजी और सार्वजनिक यानी कि सरकारी उत्पादन और निजी उत्पादन दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग दोनों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक हित को भी ध्यान में रखा जाता है। कीमत का निर्धारण जो है निजी व्यक्तियों के द्वारा जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी निगरानी सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में ये दोनों को आगे बढ़ाता है, लाभार्जन क्षमता को भी और सामाजिक हित को भी। ऐसे में जब इसकी हम विशेषताओं की बात करते हैं, सबसे पहले विशेषता है उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक यानी कि निजी व्यक्तियों का, सरकार का समान स्वामित्व होता है। दोनों मिलकर इस प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी आर्थिक निर्णय लिया जाता है वो समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बाजार द्वारा किया जाता है, यानी कि निर्णय बाजार ही करती है, लेकिन पहले सामाजिक हित को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट,
कीमत का निर्धारण आर्थिक कल्याण के साथ साथ निजी लाभ को भी ध्यान में रखा जाता है, ताकि उत्पादक को भी लाभ हो और समाज का हित भी बना रहे। और इस बाजार में प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के साथ साथ निजी है, और निजी जहाँ पर निजी स्वामित्व होता है वहाँ पर प्रतियोगिता अपने आप आ जाती है। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर विश्व में अलग अलग प्रकार से, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है, निजी अर्थव्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था चाइना में है। तो ये सभी अर्थव्यवस्था विद्यमान है कहीं ना कहीं, और सभी कंट्री अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी नीतियों के हिसाब से सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करती है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्लास? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसा लगा, क्या और चाहिए, क्या आपका छूट गया है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम द इकोनॉमिक्स गुरु में, और साथ ही साथ आप फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर लीजिए नकुल ढाली में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।